केमद्रुम योग क्या होता है? कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं केमद्रुम योग? यदि आपका चंद्रमा है केमद्रुम योग से ग्रस्त तो ये कर देगा आपके तन मन धन को त्रस्त। कुंडली में केमद्रुम योग बना हो और वह भंग ना हो, कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे राजयोग बने हो उनको भी नष्ट कर देगा, अर्थात राजयोग के फल को भी केमद्रुम योग भंग कर देता है। राम राम साथियों, मैं मीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हमारा आज का विषय है चंद्र से बनने वाला केमद्रुम योग। प्रथम प्रश्न तो ये उठता है कि केमद्रुम को योग कहें कि दोष कहें? ये योग है, श्राप है, अभिशाप है? क्या ये श्रापित योग है? क्या ये श्रापित योग वरदान भी बन सकता है? फिर क्या है, श्राप है या वरदान है? ये योग बनता कैसे है, भंग कैसे होता है? इस कुयोग के बुरे फलों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? चिंता न करें, आज बताऊंगी केमद्रुम योग के कारण, लक्षण और अचूक महा उपाय। इसे आज आप श्राप से वरदान में बदल लेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा जो किताबों में लिखी है उसके बारे में जानते हैं। यदि किसी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा है उसी भाव में, जहाँ उससे द्वितीय भाव में, जहाँ उससे 12वें भाव में, अर्थात चंद्रमा से प्रथम, दूसरे या 12वें स्थान में कोई ग्रह स्थित ना हो, ये स्थिति चाहे लगन कुंडली से बने और चाहे चंद्र लगन से बने। केंद्र में सूर्य, राहु, केतु के अतिरिक्त कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम नामक अशुभ योग बनता है। मतलब इस योग में सूर्य, राहु और केतु का कोई प्रभाव नहीं है, उन्हें नहीं गिनना है। सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर यदि चंद्रमा से एक भाव आगे तथा एक भाव पीछे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन पांचों में से कोई भी ग्रह ना हो, ना ही इन पांचों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होगा। चाहे सूर्य, राहु, केतु चंद्रमा के साथ ही बैठे हो, चाहे आसपास बैठे हो, चाहे उनकी चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही हो, तब भी इन तीनों ग्रहों का इस योग में कोई योगदान नहीं होगा। केमद्रुम योग का फल क्या होता है? इस योग के फल स्वरूप जातक को विद्या, बुद्धि तथा सुखों में कमी रहती है। जातक बेकार बोलने वाला होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला होता है, आर्थिक परेशानियां सहने वाला होता है, पारिवारिक सुखों में कमी वाला होता है, विदेश में विचरण करता है, सुख शांति की कमी वाला होता है, बेकार का डर अनुभव करने वाला होता है, केवल कल्पनाओं में स्थितियां बना लेता है और डरता रहता है और निंदित कामों में लगा रहने वाला होता है। परंतु अच्छी बात यह है कि वह दीर्घायु होता है, उसकी उम्र लंबी होती है। चंद्रमा मन, मां, जल और कल्पनाओं का दूसरा नाम है। यदि 6, 8, 12 भावों में या फिर लगन में यदि जल तत्व की राशि हो, कौन सी? चौथी, 8वीं और 12वीं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि, यदि इन राशियों में ये योग बना हुआ हो, इसके अतिरिक्त विशेषकर अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में अगर ये योग बना हुआ है, केमद्रुम योग चलित कुंडली में हो और नवांश कुंडली में भी हो, यदि ये योग बना होगा, इसके अतिरिक्त कुछ और कंडीशंस भी हैं। जैसे जातक का जन्म अमावस्या तिथि के आसपास हो, जब कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बीच जातक का जन्म हुआ होगा, उस समय चंद्रमा अशुभ और पापी होता है और विशेषकर रात्रि के समय अधिक अशुभ फल प्रबल रूप से प्रकट होगा। इस योग का फल 24 साल तक ज्यादा से ज्यादा मिलता है, उसके बाद इसके दुर्गुणों में थोड़ी कमी आती जाती है। चंद्रमा की महादशा जब चंद्र की अंतर्दशा में इसका फल प्रबल रूप से प्रकट होता है। इस योग में मन कंफ्यूज रहता है, व्यक्ति निर्णय ही नहीं ले पाता, भावनात्मक तौर पर वो अकेलापन महसूस करता है, चाहे वो भीड़ में खड़ा होगा फिर भी अकेला महसूस कर रहा होगा, अकेले रहना उसे पसंद भी होता है। ये योग स्त्रियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रभाव डालता है। सब सुख होते हुए भी व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, मन से आजाद होता है क्योंकि
उस पर कोई बंदिश ही नहीं होती, स्वेच्छाचारी व्यवहार करता है। वह व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं होते या कहें कि सामाजिक नहीं होते। वे अंदर से एकांतवासी होते हैं, मानसिक तौर से वो अकेलेपन का शिकार हुए होते हैं। अब हम जन्म कुंडली के 12 भागों में केमद्रुम योग कैसा फल देगा, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि कुंडली में वर्स्ट कंडीशन का ये योग बना हुआ है, तब उसका फल कैसा होगा। यदि प्रथम भाव में ये योग बना होगा तो व्यक्ति दुखी रहने वाला होगा, छोटे मोटे रोग उसके साथ लगे रहेंगे, वो स्वस्थ पूरी तरह से नहीं होगा, निर्धन भी हो सकता है। हाँ, अगर अपनी सब राशि कर्क राशि का हुआ या उच्च राशि वृषभ का हुआ तब ये दोष कुछ कम हो सकते हैं। यदि ये योग दूसरे भाव में बना हुआ होगा तो दूसरा भाव परिवार का होता है, मानसिक रोगी व्यक्ति हो सकता है, कुछ क्रोधी हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, वो असंतुष्ट रहता है, नेत्र का रोगी होगा, विशेषकर बाएं नेत्र का, और पारिवारिक कलह में रह सकता है। यदि ये योग तीसरे भाव में बना हो तो भाइयों से कष्ट होगा, भाग्य अवरोधी होगा, शत्रु से हानि हो सकती है, मानसिक अशांति तो यहाँ भी रहेगी। यदि ये योग चौथे भाव में बना हो तो कुक्षी, पेट का ऊपरी हिस्सा, उसमें पीड़ा होती है, जल से उसे भय रहता है, पारिवारिक कलह यहाँ भी होती है, मानसिक पीड़ा मिलती है और विशेषकर जमीन जायदाद संबंधी परेशानियां व्यक्ति को रहती हैं। अगर ये योग पंचम भाव में बना हो तब हर क्षेत्र में असफलता, धन की हानि होती है, जॉइंट पेन अर्थात जोड़ों का दर्द रहता है, चोरों का डर रहता है, संतान को कष्ट होता है। छठे भाव में बनने से रोग बढ़ जाते हैं, मातृपक्ष से विशेषकर माँ से कष्ट या फिर मामा से कष्ट या फिर मामा को कष्ट हो सकता है, अपमानजनक परिस्थितियां बन सकती हैं, शत्रु के द्वारा मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। वैसे यदि ये योग ना बना हो तो भी छठे भाव का चंद्रमा, चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो, जातक को साहसी बनाता है, हमेशा स्वस्थ रखता है, किंतु उसकी माता सदा बीमार रहती है। अगर यही योग सप्तम भाव में बना हो, पत्नी से कष्ट होता है, व्यापार से कष्ट होता है, पत्नी का अर्थ है कि जीवन साथी से कष्ट होता है, जीवन साथी की सेहत खराब रहती है, बिना कारण व्यक्ति को क्रोध आता है, धन की हानि होती है, बिजनेस पार्टनर से भी नहीं बनती। यदि यही योग अष्टम भाव में बना होगा तो कब्ज रहेगी, पाचन तंत्र में कष्ट रहेगा, जहर से कष्ट होगा, घुटनों में दर्द हो सकता है, सेहत खराब रह सकती है, मानसिक पीड़ा होती है। ये योग ना भी बना हो तो आठवें भाव का चंद्रमा व्यक्ति को बीमार बनाता ही है, मानसिक रूप से विकल करता है, उसका स्वास्थ्य खराब करता है, धन की हानि भी देता है। नवम भाव में यदि केमद्रुम योग बना होगा तो भाग्य का उदय ही नहीं होगा, मानसिक पीड़ा होगी, धार्मिक अनुष्ठानों में उसका मन लगेगा ही नहीं। दशम भाव का केमद्रुम योग सबसे पहले तो कारोबार की हानि करता है, नौकरी में गिरावट देता है, पद से हटाया जा सकता है, मन का शक्तिहीन हो जाना दशम भाव में फल देता है। एकादश भाव में धन की हानि होती है, आमदन के साधनों का अभाव रहता है, व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, निरंतर परिवर्तन करता रहता है अपने विचारों के अंदर और अस्थिरता भरा जीवन जीता है। यदि यही योग व्यय भाव में बना हो तो लेफ्ट आई में नेत्र पीड़ा अवश्य होगी, शारीरिक कष्ट, संघर्षपूर्ण जीवन यापन, मानसिक चिंता, खर्चों का बढ़ जाना, नाना प्रकार के दुख मिलते हैं। यदि केमद्रुम योग ना भी बना हो और खाली चंद्रमा वैसे ही 12वें भाव में होगा तो वह धन का अपव्यय तो तब भी करवाएगा, मन को विचलित रखता है, अव्यवस्थित रखता है, ऐसा जातक धन का अपव्यय करने वाला बन जाता है। लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं, ये योग भंग भी हो जाता है। अब अगर केमद्रुम योग भंग हो जाए तो यही योग कलपद्रुम योग में बदल जाएगा। कलपद्रुम योग बहुत शुभ योग होता है, ये भंग कैसे होता है? इस योग के दोषों में तब कमी आ जाएगी जब जातक का जन्म पूर्णिमा के आसपास का हो। जब जातक का जन्म पूर्णिमा के आसपास का होता है तब चाहे चंद्रमा अकेला भी क्यों ना हो, चंद्रमा बलवान होता है। दूसरी स्थिति है जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के भीतर उसका जन्म हुआ होगा, तब भी चंद्रमा कुछ शुभ हो। यदि चंद्रमा अपनी राशि का या फिर सर्वोच्च राशि का होकर शुभ अवस्था में होगा
जहाँ अपने मित्र ग्रह की राशि में होकर शुक्र गुरु बुध से दृष्ट होगा तो केमद्रुम योग का अशुभ फल नष्ट हो जाएगा। जातक धन पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। वृषभ राशि में अर्थात चंद्रमा अपनी उच्च राशि में 3 डिग्री के आसपास होगा ना, जहाँ फिर चंद्रमा अपनी राशि अर्थात कर्क राशि का होगा तो इस दोष में कमी आ जाएगी। चंद्रमा पर केंद्रीय प्रभाव हो, चंद्र से दशम भाव में कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा है वहां से जो दशम भाव बनेगा। चंद्रमा पर केंद्रीय प्रभाव हो, चंद्र से दशम भाव में कोई ग्रह हो, परंतु वह ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। प्रथम शर्त तो ये है, ना ही पापी और क्रूर ग्रहों से ग्रस्त हो, तब भी इस दोष में कमी आ जाएगी। चंद्रमा से केंद्र में या फिर लगन कुंडली के केंद्र में कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, या फिर यदि कुंडली में चंद्र केंद्र में हो अथवा किसी अन्य ग्रहों से युक्त हो तो केमद्रुम योग का अशुभ फल नहीं मिलता। जातक बल्कि दीर्घायु होकर, लंबी उम्र वाला होकर और धन धान्य से युक्त भी हो जाता है। एक और स्थिति है, यदि गुरु की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। यदि कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, वहां से 6, 7वें और 8वें 3 भावों में लगातार नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों तब भी इसका शुभ फल मिलेगा। चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह सूर्य राहु केतु नहीं होने चाहिए। इन तीनों को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा होगा तब भी ये योग भंग हो जाएगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से किसी भी ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ जाए अर्थात चाहे शुभ और चाहे अशुभ दृष्टि हो तो ये योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा से 6, 7वें, 8वें भावों में यदि शुभ ग्रह हुए तो ये योग भंग हो जाएगा। जन्म लगन में चंद्रमा पर सब ग्रहों की दृष्टि हो तो भी केमद्रुम योग भंग होकर शुभ फल देने लगता है। यदि कुंडली में सभी ग्रह चारों केंद्र स्थानों में हो तो भी केमद्रुम के दुष्ट फल भंग हो जाते हैं और शुभ फलों में तब्दील हो जाते हैं। अब चर्चा करेंगे इसके उपायों पर। केमद्रुम योग का सबसे बुरा फल ये है कि इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, अकेलापन महसूस करता है। पहली बात तो ये है कि वो खाली ही ना बैठे, व्यर्थ की बातें ना सोचे, एकाकीपन से जहां तक हो सके बचे। भगवान शिव तथा माँ पार्वती की पूजा उसके लिए सर्वोत्तम रहेगी। हर सोमवार शिवलिंग को पानी तथा दूध के साथ रुद्राभिषेक करे, अपनी माँ के साथ जुड़ाव रखे। माँ नहीं है तो माँ जैसी किसी भी स्त्री से जुड़ाव रखे, उनकी सेवा करे, उनके चरण छुए, उनके मन को खुश रखे। पूर्णमासी का व्रत करे, चंद्रमा को अर्घ्य दे, प्राणायाम करे, योग साधना करे, ध्यान करे और बड़ों की सलाह लेकर कार्य करे तो ये योग कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ फलित ज्योतिष में कुछ प्रसिद्ध योगों के वर्णन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।